हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटनी विजडम। दोस्तों, सीआरएस मिनरल मिक्सचर काफ़ी यूज़ किया जाता है कैटल और बफेलोज़ में। और इसका जो मेन एक उपयोग होता है, जो फार्मर्स जिस वजह से इसे यूज़ करते हैं, वो होता है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसका नाम चिलेटेड रैन मिक्स शक्ति के नाम से मिलता है और जेनेक्स एच कंपनी इसे बनाती है। तो मैंने इस वीडियो में इसका फार्मूला जानने की कोशिश की है, कुछ कयास लगाए हैं, कुछ अपना एक ये देखा है कि क्या क्या इसमें मिलाया गया है। तो बहुत सारी वीडियोस मिनरल मिक्सचर के ऊपर बनती रहती हैं और सब लोग उस पे सब्जेक्टिव चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। मैं ऐसी कोई बात इस वीडियो में नहीं करूँगा। मैं ये देखूँगा कि इसमें देखने की कोशिश करेंगे हम इसमें कि इसमें पढ़ा क्या है, इसका फार्मूला बना कैसे है। हालांकि पीछे उसके कंटेंट लिखे रहते हैं, लेकिन उससे आप पता नहीं लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ा हो सकता है। तो एक डिस्क्लेमर ये है कि इसे सिर्फ ये नॉलेज के पर्पस से, एक उत्सुकता के पर्पस से, क्यूरियोसिटी के पर्पस से इसका जो कंटेंट है उसे एग्ज़ामिन करने का मैं देख रहा हूँ, एग्ज़ामिन कर रहा हूँ। इसे आप बनाएं ना, क्योंकि इसे बनाने के लिए सोफिस्टिकेटेड मिनरल जो मिक्सर्स होते हैं, बैच मिक्सर्स वगैरह, ऑटोमेटिक बैच मिक्सर्स, वो चाहिए होते हैं। और कुछ एलिमेंट इसमें ऐसे पड़ते हैं जो अगर उसे थोड़ा सा अगर आपने बढ़ा दिया तो वो थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं आपके एनिमल्स के लिए। तो इसे आइए देखते हैं। तो इसे घर पे बनाने की कोशिश ना करें, जस्ट देखिए कि इसमें पढ़ा क्या क्या होता है। तो मिनरल मिक्सचर जो होता है वो उसे दूध बढ़ाने के लिए लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि इससे दूध बढ़ जाए, और फर्टिलिटी के लिए। तो फर्टिलिटी वाला जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसे फोकस किया जाता है, उसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और कोई भी मिनरल मिक्सचर ऐसा नहीं है कि जिससे जो आप एकदम खिलाएं और उससे दूध बढ़ जाए, बशर्ते कुछ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना पड़ी हों जो सिर्फ दूध को बढ़ाती हैं। मिनरल्स डायरेक्टली जाके दूध को नहीं बढ़ाते हैं, वो एनिमल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जब हेल्थ इम्प्रूव होती है तो दूध अपने आप बढ़ता है। तो ये कॉम्पोजिशन है, ये उसकी वेबसाइट से मैंने लिया है, जेनेक्स एच जो सीआरएस बनाती हैं। और ये उसका लेबल है या पैकेट का फ़ोटो है, आप सबने देखा होगा। तो सीआरएस जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, किस उसमें काम आता है। एनिस्ट्रस में काम आता है जब पशु हीट में नहीं आता है, रिपीट ब्रीडिंग में, साइलेंट हीट और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में इसे दिया जाता है। तो इन्होंने इसका इंडिकेशन भी यही रखा है, रिप्रोडक्टिव या फर्टिलिटी के ऊपर, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सीआरएस का इस्तेमाल किया जाता है। और 30 ग्राम एक दिन में एक पशु को दिया जाता है, यही इसकी डोज होती है। और 1 किलो और 2.5 किलो के पैक में ये आता है। इसका रेट क्या है अभी इस समय, ये तो मुझे मालूम नहीं है, आप कमेंट में बताइएगा कि किस रेट में मिलता है ये। लेकिन इसका न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन मेरे सामने है, उसे जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर जिंक है, सबसे पहले जिंक को बताया गया है। और जिंक एज ए मिथ्योनिन हाइड्रोक्सिल एनालॉग कॉम्प्लेक्स। मिथ्योनिन हाइड्रोक्सी एनालॉग MHA एक मिथ्योनिन का टाइप होता है, मिथ्योनिन एक अमाइनो एसिड होता है, उसका टाइप होता है। उस अमाइनो एसिड के साथ जिंक को जोड़ दिया गया है और ये एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है। ये जो कंपोनेंट है जिंक मिथ्योनिन हाइड्रोक्सी एनालॉग, ये एक ट्रेडमार्क चीज़ है, एक कंपनी इसे बनाती है और दुनिया में वही कंपनी इसे बनाती है। इसके अलावा कॉपर है, कॉपर भी एज ए कॉपर MHA है, मिथ्योनिन हाइड्रोक्सी एनालॉग, वो
4000 mg है और जिंक जो है वो 9600 mg है। इसके बाद मैग्नीज़ भी एज ए मैग्नीज़ मिथ्योनिन हाइड्रोक्सी एनालॉग है, वो 3900 मिलीग्राम है। इसके बाद कोबाल्ट है 112.5 मिलीग्राम, आयोडीन है 375 मिलीग्राम, आयरन है लगभग 2500 मिलीग्राम, सेलेनियम 7.5 मिलीग्राम, और ये 1 kg की वैल्यूज़ हैं। मैग्नीशियम है 4500 मिलीग्राम, पोटेशियम है 75 मिलीग्राम। ये जो पोटेशियम 75 मिलीग्राम है ना, इसका कोई इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई ख़ास मतलब नहीं है। ये पोटेशियम आयोडाइड यूज़ होता है, तो ये शायद उसी का पोटेशियम यहाँ पर दिखाया गया है। सोडियम भी एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है जो कि फीड में मिलता है, हम सॉल्ट से देते हैं। तो सोडियम का यहाँ होना भी कोई मेजर फ़र्क इसके होने या ना होने से कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4.5 ग्राम के करीब सोडियम है। सल्फ़र है लगभग 5.5 5400 मिलीग्राम है ये। तो सल्फ़र भी एक मेजर कंपाउंड है जो फीड में भी मिलता है, और क्योंकि मिथ्योनिन इसमें ऐड है, ठीक है, मिथ्योनिन को ऐड किया गया है। मिथ्योनिन एक सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और लगभग 94 ग्राम के करीब मिथ्योनिन इसमें है, मिथ्योनिन एक्टिविटी। तो इसका सल्फ़र यहाँ पर, इस मिथ्योनिन का सल्फ़र और जो बाकी इसमें सल्फेट्स यूज़ किए गए होंगे उसका सल्फ़र यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम जो है 191.25 ग्राम, फॉस्फोरस 95.62 ग्राम, और विटामिन ए है लगभग 5,25,000 IU, और विटामिन D3 लगभग 52,500 IU, विटामिन ई 187.5 मिलीग्राम, और विटामिन B3 निकोटिनामाइड 750 मिलीग्राम, बायोटिन 2% 500 मिलीग्राम, और मिथ्योनिन एक्टिविटी मतलब इसके साथ जो मिनरल्स के साथ मिथ्योनिन जुड़ा हुआ है उसकी एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है कि लगभग 94.2 ग्राम इसमें मिथ्योनिन ऐड है, मतलब प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जिंक मिथ्योनिन हाइड्रोक्सी एनालॉग है, इसे अब हम MHA पढ़ेंगे। तो जो जिंक MHA है वो कितना है, वो लगभग 9600 मिलीग्राम है। लेकिन ये 9600 मिलीग्राम जिंक है या जिंक MHA है, ये हम आगे देखेंगे। तो नोवस इंटरनेशनल करके एक कंपनी है, उसका एक ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो मिंट्रेक्स ZN के नाम से आता है। सिंगल कंपाउंड होता है, सिंगल प्रोडक्ट आता है, मिंट्रेक्स ZN या मिंट्रेक्स जिंक, और ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, इसमें मिथ्योनिन जुड़ा हुआ है, ये सल्फ़र है यहाँ पर, और ये जिंक के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये बनता है। तो इसके जो डाटा शीट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि लगभग इसमें 16 ग्राम या 16% जिंक पाया जाता है, बाकी 80% इसमें हाइड्रोक्सी मिथ्योनिन एनालॉग या MHA होता है, मिथ्योनिन होता है। तो मिंट्रेक्स के अंदर अगर 100 ग्राम मिंट्रेक्स है तो उसके अंदर 16 ग्राम जिंक हमें मिलेगा, और यहाँ पर कितना दिखाया गया है, लगभग 9600 या 9600 mg हमें जिंक दिखाया गया है कि इसमें पड़ा हुआ है। और ये जो चिलेटेड मिनरल्स हैं, ये तीनों चिलेटेड मिनरल्स हैं, जिंक, कॉपर और मैग्नीज, इनकी वजह से ही इसकी फर्टिलिटी इतनी, मतलब इसे खिलाने के बाद फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। और सिर्फ यही नहीं, जिंक ग्लाइसिनेट भी आते हैं, और भी तरीके के मतलब ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस आते हैं इन एलिमेंट्स के या इन मिनरल्स के, वो भी ऐसा ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अच्छा काम करेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत 18-19 करें वो, ये 20 करता हो वो 19 करें काम, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो उन्हें भी यूज़ किया जाता है, बहुत से मतलब जो चिलेटेड मिनरल्स आते हैं उनमें वो भी यूज़ होते हैं। तो इसके बाद फिर कॉपर आता है, कॉपर लगभग इसमें 4500 mg पड़ा हुआ है, और ये भी इसी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आता है। ये क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मुझे नहीं मिला तो मैंने जिंक का स्ट्रक्चर ही यहाँ पर, जिंक वाले का स्ट्रक्चर ही दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर इसकी जगह जिंक की जगह कॉपर जुड़ा रहता है, और ये कॉपर मिंट्रेक्स कहलाता है, और ये भी सिंगल इंडिविजुअल मतलब एक कंपाउंड मिलता है एज ए प्रोडक्ट नोवस का। तो नोवस का ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है,
और मार्केट में ये मिल जाता है मतलब एज सच। तो ये 4500 मिलीग्राम इसमें कॉपर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर कॉपर कितना होता है, लगभग 17% कॉपर मिनट्रेक्स के अंदर होता है और 78% MHA रहता है। फिर ये मैग्नीज़ आता है, मैग्नीज़ जो है वो मिनट्रेक्स का, तो वो भी मतलब इसी तरीके से जुड़ा रहता है MHA से, मिथ्योनिन हाइड्रोक्सी एनालॉग से, और वो होता है ये लगभग 3900 मिलीग्राम। तो मिनट्रेक्स मैग्नीज़ भी इंडिविजुअल कंपाउंड मिलता है और 13% के अंदर मैग्नीज़ इसमें पाया जाता है और 76% इसमें हाइड्रोक्सी मिथ्योनिन एनालॉग होता है। तो यहाँ पर ये HMTBA इसका केमिकल नेम है MHA का, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और जो नॉर्मल मिथ्योनिन होता है उसमें NH2 जुड़ा होता है, यहाँ पर OH जुड़ जाता है। तो होता दोनों में सल्फ़र ही है और दोनों अमाइनो एसिड होते हैं और यहीं से इसमें जिंक को, मैग्नीज को, कॉपर को जोड़ के चिलेटेड मिनरल बनाया जाता है। तो ये तीन जो मेन इसके इंग्रेडिएंट हैं CRS के, जिसकी वजह से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, वो यही हैं। अब अगर हम इन्हें देखें मिथ्योनिन की एक्टिविटी को निकाल के, तो 9600 mg जिंक MHA इसमें यूज़ हो रहा है, जिसमें 16% जिंक है, 80% MHA है। तो इसका मतलब ये है कि 60 ग्राम जिंक MHA हमें लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 48 ग्राम MHA की एक्टिविटी होगी। 48 से 50.4 ग्राम तक MHA की एक्टिविटी होगी। इसी तरीके से अगर 4500 mg अगर हमें कॉपर लेना है, कॉपर होना चाहिए हमारे मतलब मिनरल मिक्सचर में, तो लगभग 26.5 ग्राम हमें कॉपर MHA डालना पड़ेगा। मतलब वो जो नोवस का प्रोडक्ट है वो 26.5 ग्राम हमें डालना पड़ेगा इस कॉपर को हासिल करने के लिए। 60 ग्राम जिंक MHA डालना पड़ेगा इस जिंक के कंपोजिशन को या कंपोनेंट को हासिल करने के लिए। इसी तरीके से 3900 mg इसमें मैग्नीज़ है, तो 3900 mg मैग्नीज़ को हासिल करने के लिए 13% मैग्नीज़ है उसके अंदर, तो लगभग 30 ग्राम मैग्नीज़ MHA को हमें इसमें मिलाना पड़ेगा। तो अगर हम इसे जोड़ें तीनों के MHA को, तो वो लगभग 89.5, और अगर इसकी बड़ी वैल्यू को हम जोड़ें तो वो आएगी लगभग 98.5। तो इसके बीच में ही ये एक्टिविटी मतलब 94.2 ग्राम आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट हैं थोड़ा मतलब प्लस माइनस 2 ग्राम, 1 या 2 ग्राम ऊपर नीचे इसी कॉम्पोजिशन में इन तीनों को मिलाया गया है CRS के अंदर। ठीक है, तो ये तीन जो मेन कंपोनेंट थे उनका कॉम्पोजिशन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। देखिए, फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के बेसिस पे इसका जो कॉम्पोजिशन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, और जो लॉजिकल इसके मतलब मैथमेटिकल एक वो हैं या जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं और जो यहाँ पर कॉम्पोजिशन दिया गया है उसके आधार पर हम ये चीज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट आ रही है, मतलब उसके आसपास तो आ ही रही है। हो सकता है 1-2 ग्राम इसे ऊपर नीचे किया गया हो इस एक्टिविटी को अगर हम देखें। तो MHA कितना है इसके अंदर टोटल 94.2 ग्राम, और हमारा भी लगभग 89.5 से 98.5 के बीच में ये आ रहा है। फिर आता है कोबाल्ट, मतलब चिलेटेड मिनरल्स के बाद अब ये जो कोबाल्ट, आयोडीन वगैरह हैं इसके आगे चिलेटेड नहीं लिखा है इन्होंने, तो ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ही हैं। तो अगर हम कोबाल्ट सल्फेट की बात करें तो उसके अंदर लगभग 21% कोबाल्ट रहता है मिनरल के अंदर, उसकी अवेलेबिलिटी भी 100% रहती है। तो इस हिसाब से 112.5 मिलीग्राम अगर कोबाल्ट हमें लेना है तो कितना ग्राम कोबाल्ट सल्फेट डालना पड़ेगा, लगभग आधा ग्राम। 1 किलो में आधा ग्राम कोबाल्ट सल्फेट 0.536 ग्राम कोबाल्ट सल्फेट डालना पड़ेगा, उससे हमें 112.5 मिलीग्राम कोबाल्ट मिल जाएगा। कोबाल्ट एक ऐसी चीज़ है कि इसे जितना कम डालेंगे ये उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन अगर देखें कुछ और प्रोडक्ट से तो कोबाल्ट यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी कोबाल्ट की अवेलेबिलिटी जो है उसके लिए कोबाल्ट सल्फेट यूज़ किया जा सकता है। इन्होंने कौन सा कंपाउंड यूज़ किया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सल्फ़र भी दिख रहा है तो सल्फेट आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी होता है और बहुत अच्छी इसकी अवेलेबिलिटी भी रहती है।
तो कोबाल्ट यहाँ पर इतना यूज़ किया गया है। इसके बाद आयोडीन आता है। 375 मिलीग्राम 1 किलो में आयोडीन यूज़ किया गया है। तो पोटेशियम आयोडाइड यूज़ होता है अक्सर आयोडीन के लिए। इसकी मिनिमम कंसंट्रेशन होती है आयोडीन की इसमें 69%। तो 375 मिलीग्राम अगर हमें रिक्वायर्ड है तो 100 इंटू 375/69, तो ये भी लगभग आधा ग्राम के करीब पोटेशियम आयोडाइड 1 किलो में हमें डालना पड़ेगा, और उससे हमें 375 मिलीग्राम आयोडीन मिल जाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में आप 0.543 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डाल सकते हैं। फिर आता है आयरन, फेरस सल्फेट यूज़ किया जाता है। फेरस सल्फेट एक बहुत अच्छा मतलब कंपाउंड है और काफ़ी यूज़ किया जाता है मतलब मिनरल मिक्सचर बनाने में। तो इसके अंदर लगभग 31.6% बायोअवेलेबिलिटी के हिसाब से आयरन रहता है, और 2500 mg हमें चाहिए इसमें, या 2.5 ग्राम के करीब। तो 100 इंटू 2500/31.6 करके 7.89 ग्राम फेरस सल्फेट हमें इसमें डालना पड़ेगा। तो हमारा ये मतलब आयरन का कंपोनेंट, ये कंटेंट इससे पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें ना मतलब इनमें लिखा नहीं गया है कि ये चिलेटेड है, तो ये इनऑर्गेनिक ही होती हैं। जब ये इनऑर्गेनिक होती हैं तो लिखा नहीं जाता है कि क्या है। और इनऑर्गेनिक के ये कॉमन सोर्सेज हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, और इनकी वर्किंग भी अच्छी होती है। फिर आता है सेलेनियम। सेलेनियम खाली 7.5 mg है 1 किलो में, और इसका जो सोर्स है वो सोडियम सेलेनाइट हो सकता है। तो सोडियम सेलेनाइट में मिनिमम कंसंट्रेशन सेलेनियम की 45% होती है, और 7.5 mg के लिए हमें लगभग 0.017 ग्राम सोडियम सेलेनाइट डालना पड़ेगा, या ये कहें कि 170 मिलीग्राम सोडियम सेलेनाइट 1 किलो में डालना पड़ेगा। अब सोचिए कि ये कितनी छोटी वैल्यू है, और थोड़ा सा भी आप इसे कम ज़्यादा करेंगे उसके हिसाब से तो ये टॉक्सिक होता है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप ऐसे ही इसे घर में मत बनाइएगा या कोशिश कीजिएगा। ये तो जस्ट एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसका एनालाइज हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन सी चीज़ कितनी हो सकती है। तो माइक्रो मिक्सर्स होते हैं, बहुत अच्छे से मिक्सिंग की जाती है, मिनरल्स को मिक्स किया जाता है, तभी जाके ये कॉम्पोजिशंस और मिनरल अच्छे बनते हैं। अगर आपने ये सारे कंटेंट ले लिए, मिक्सिंग अच्छी नहीं की, तब भी ये काम नहीं करेगा, और हो सकता है टॉक्सिसिटी कर दे, एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो। तो सीखिए यहाँ पर क्या चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे काम होता है। बाकी अगर कुछ आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोई बहुत मतलब ऐसा कंपाउंड या ऐसा कंपोनेंट नहीं है कि जो फीड से नहीं मिलता है। बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम फीड से भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डाला हुआ है। तो 4500 या 4.5 ग्राम मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, इनऑर्गेनिक सोर्स है जिसमें 55% के करीब मैग्नीशियम होता है। तो 4500 मिलीग्राम या 4.5 मिलीग्राम के मैग्नीशियम लेने के लिए हमें 100 इंटू 4500/55 से जब हम करेंगे तो लगभग 8 ग्राम या 8.1 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें डालना पड़ेगा, जिससे हमें 4500 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाएगा। तो एक एक करके हमने कई सारी चीज़ें देखनी है। पोटेशियम के बारे में मैंने आपको बताया कि पोटेशियम यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये पोटेशियम आयोडाइड का ही पोटेशियम मुझे लग रहा है जो थोड़ा बहुत, या और भी कोई कंपोनेंट होंगे उनके अंदर कुछ वो रहेगा। तो पोटेशियम का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि पोटेशियम अगर फीड के अंदर भी देखें ना तो परसेंटेज में उसकी वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट परसेंटेज में होती है। परसेंटेज का मतलब ये है कि डायमीटर अगर 10 किलो दे रहे हैं और 1.2% पोटेशियम है, तो इसका मतलब 120 ग्राम पोटेशियम एनिमल को जा रहा है।
120 ग्राम के सामने 45 mg की क्या साथ है, और वो भी 1 किलो में, तो ये दें ना दें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो पोटेशियम सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन सोडियम भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि सोडियम हम सॉल्ट वगैरह से प्रोवाइड कराते हैं एनिमल को, और कुछ फीड में भी होता है। तो 4.5 ग्राम 1 किलो में अगर सोडियम है भी तो उसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इसको डालने के लिए सोडियम सल्फेट यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर सोडियम के लिए सोडियम सल्फेट भी यूज़ हो सकता है, सॉल्ट भी यूज़ हो सकता है, और बाइकार्ब भी यूज़ हो सकता है। सॉल्ट इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड कहीं नहीं है। अगर ये सॉल्ट यूज़ करते तो क्लोराइड भी होता कहीं पर। इसके जो यहाँ पर ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पर क्लोराइड कहीं नहीं है, तो सॉल्ट शायद ना यूज़ किया गया हो। सोडियम सल्फेट इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पर सल्फ़र भी है एक अच्छी मात्रा में, और यहाँ पर अगर इसे देखें सल्फ़र को, तो सोडियम सल्फेट में जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है सोडियम की, वो लगभग 19.32% होती है। तो 4500 मिलीग्राम अगर हमें सोडियम चाहिए सोडियम सल्फेट में से, तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो 23.28 ग्राम सोडियम सल्फेट चाहिए हमें, जिसमें से हमें 4500 मिलीग्राम सोडियम मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर सल्फ़र आ जाता है। सल्फ़र भी सोडियम सल्फेट में अवेलेबल है। सोडियम हम देख चुके इसका। तो सोडियम तो यहाँ पर हमने पूरा कर लिया, 23.28 ग्राम हम सोडियम सल्फेट डालेंगे तो हमें 4500 मिलीग्राम सोडियम मिल जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट में लगभग 22.32% सल्फ़र होती है, या सल्फेट का जो पार्ट है, तो उसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 24.54 ग्राम सोडियम सल्फेट डालना पड़ेगा, जिससे हमें इतना सल्फ़र मिल जाएगा। तो लगभग ये दोनों चीज़ें बराबर ही हैं, 23.28 और 24.54 लगभग बराबर से ही हैं। तो इस बात से हम ये एक वो निकाल सकते हैं तो कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट यूज़ किया गया हो, ना सोडा यूज़ हुआ है ना सॉल्ट यूज़ हुआ है, बल्कि सोडियम सल्फेट यूज़ किया गया हो। अच्छा, सल्फेट की रिक्वायरमेंट र्यूमन के अंदर रहती है, और ये सल्फ़र अमाइनो एसिड्स बनाने में हेल्प करता है। और जब खासकर यूरिया खिलाते हैं हम, यूरिया अगर देते हैं तो एनिमल को सल्फ़र की रिक्वायरमेंट भी एक्स्ट्रा रहती है। अगर सल्फ़र नहीं देंगे तो यूरिया ठीक से यूटिलाइज़ नहीं हो पाता। तो ये एक अच्छा कंपोनेंट है फीड का या इस मिनरल मिक्सचर का। तो सल्फ़र के बाद फिर फास्फोरस का नंबर आता है। फास्फोरस में देखिए 3 चीज़ें यूज़ हो सकती हैं फास्फोरस को डालने के लिए। एक तो हो सकता है DCP, एक TCP और एक MCP। तो DCP और TCP ना यूज़ करके MCP यहाँ पर यूज़ किया गया होगा, क्योंकि उसी से हमारी कैलकुलेशंस, जो हमारी एनालिसिस है वो फिट बैठ रही है। कैसे? 95.62 ग्राम हमें फास्फोरस चाहिए, और MCP में फास्फोरस होता है 20%, 20 या 21%, तो हम कम ही मान के चलते हैं। तो 20% अगर फास्फोरस है और 95.6 ग्राम हमें फास्फोरस चाहिए उसमें से, तो हम सिंपली वही कैलकुलेशन करेंगे, 100 इंटू 95.6/20, तो 478 ग्राम मोनो कैल्शियम फॉस्फेट या MCP की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से हमें 95.62 ग्राम फास्फोरस मिल जाएगा। तो इसमें कैल्शियम भी होता है साथ साथ MCP में। तो इतने MCP में कैल्शियम कितना होगा 16% के हिसाब से? लगभग 76.5 ग्राम कैल्शियम हमें MCP से मिल जाएगा। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैल्शियम यहाँ पर 191.25 ग्राम कैल्शियम होना चाहिए। तो अगर इतना कैल्शियम होना चाहिए तो 76.5 ग्राम हमें MCP से मिल रहा है, तो जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है लगभग 115 ग्राम के करीब, वो हमें LSP से मिल जाएगा या कैल्शियम कार्बोनेट से मिल जाता है। तो 100 इंटू 115/36 करेंगे तो 319.5 ग्राम के करीब लाइमस्टोन पाउडर हमें डालना पड़ेगा, जिससे हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जो यहाँ पर लिखी हुई है इसके हिसाब से। तो ये फिगर हमें मिल जाएगी। तो अब तक लगभग हर चीज़ का जो कंपोनेंट है कि वो कहाँ से आया होगा वो हमने यहाँ तक देख लिया है। लगभग हम हर एक उसमें जो कंपोनेंट है मिनरल का उसमें फिट बैठ रहे हैं, मतलब हमारी कैलकुलेशन फिट उसमें बैठ रही हैं। फिर आगे इसमें विटामिन है। देखिए विटामिन जितने भी हैं ये IU में है, अगर आप देखें ना
तो आईयू वाले जो विटामिन होते हैं वो किसी भी कंसंट्रेशन में मिल सकते हैं। जैसे कुछ महंगे विटामिन ए आते हैं, जैसे मान लीजिए बिल्कुल प्योर बेस्ड है तो वो 15,000 रुपये किलो तक भी होते हैं। तो और जो थोड़े कम फीड ग्रेड के आते हैं उनकी जो आईयू वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है। तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि कम से कम 10-10 ग्राम इन्हें डाला गया होगा। विटामिन B3 नियासिनामाइड या निकोटिनामाइड 0.75 ग्राम और बायोटीन 2% वाला 500 mg या आधा ग्राम। ठीक है, तो विटामिन ऐसे करके यहाँ पर डाले गए होंगे। तो जो भी कंसंट्रेशन वाला विटामिन आपको मिलता है उसी हिसाब से फिर विटामिन का वो मतलब डाला जाता है। तो ये हमें नहीं पता है कि कौन से कंसंट्रेशन वाले इन्होंने यूज़ किए, लेकिन आईयू इतनी यूज़ हुई है वो हमें पता है। तो अब टोटल मिनरल मिक्सचर का अगर हम देखें कि कितना कौन सी चीज़ कितनी पड़ी है तो वो कितनी हो सकती है। जो जिंक MHA है मिनट्रेक्स जो ZN था वो लगभग 60 ग्राम पड़ा है। ठीक है, जो कॉपर MHA था वो लगभग 26.5 ग्राम पड़ा, मैग्नीज MHA लगभग 30 ग्राम पड़ा है, और कोबाल्ट सल्फेट आधा ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड आधा ग्राम के करीब, फेरस सल्फेट लगभग 7.89 ग्राम, सोडियम सेलेनाइड सेलेनियम के लिए वो 0.017 ग्राम, मैग्नीज ऑक्साइड 8.1 ग्राम, सोडियम सल्फेट 24.5 ग्राम। DCP कितना पड़ा है? DCP कितना पड़ा है? लगभग 478 ग्राम 478 ग्राम, और LSP 319.5 ग्राम। तो जब ये सब आप जोड़ के देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, ये एनालिसिस हमारा क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये 1 किलो के करीब आ रही है। लगभग 987 ग्राम की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है, और 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो 13 ग्राम का डिफरेंस सिर्फ आ रहा है। तो वो 13 ग्राम का डिफरेंस कौन सा है? जब ये चीज़ें डाली जाती हैं, मान लीजिए आप सोडियम सल्फेट डाल रहे हो या फिर फेरस सल्फेट डाल रहे हो, तो ये थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा मार्जिन के हिसाब से डाली जाती हैं ताकि जो भी चीज़ है वो कम ना पड़े, है ना। तो हर चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा ही डाली जाती है। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है या DCP LSP को ही हम ले लें, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाला जाता है। तो अगर हम इस कॉम्पोजिशन को देखें तो ये हमारा जो एनालिसिस है ये काफ़ी हद तक ठीक है। हमें नहीं पता है अभी भी कोई, हम इसमें क्लेम नहीं कर रहे हैं कि यही चीज़ें पड़ी होंगी, लेकिन हमारी नॉलेज और हमारे जो एक्स्ट्रापोलेशन है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये, और ये चीज़ें मिनरल्स में यूज़ होती हैं। मान लीजिए ये नहीं भी पड़ी हैं और हम इन्हें यूज़ करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रिज़ल्ट्स वैसे ही मतलब आएंगे जैसे इसमें आ रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसा ना करें आप कि इसे घर में ही बनाने लगें। कुछ चीज़ कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और मिक्सिंग अगर ठीक नहीं होगी तो रिज़ल्ट वैसे भी नहीं आएंगे। तो ऐसा ना हो कि आप मुझसे कहें कि सर वो आपने बताया था फार्मूला। जब ये बनाना होता है तो ये प्रॉपर तरीके से इसकी मिक्सिंग होती है, उसके तरीके होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो मकसद था वो था ये देखने का कि ये जो इतना अच्छा मिनरल मिक्सचर है और रिपीट ब्रीडिंग के लिए, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है, तो इसमें आखिर है क्या। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का लिंक, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे सीधा मेरे व्हाट्सएप पर आप आ जाएंगे, और वहाँ पर आप कंसल्टेशन के लिए मालूम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का फीड फॉर्मुलेशन बनाना हो, किसी भी कैपेसिटी का एनिमल हो, आपका फार्म हो, फार्म की ऑडिटिंग करनी हो, या फिर और चीज़ें आपको अपने फार्म में फॉर्मुलेट करानी है, TMR फॉर्मुलेट कराना है, तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।